पूरी दुनिया मैथमेटिक्स से डरी हुई है। मैथमेटिक्स टफ आता है, हार्ड आता है। कभी आपने सुना है ऐसा लड़का जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता हो, वो बंदा एनडीए भी क्लियर कर ले, और एनडीए ही क्लियर ना करे, वो एयरफोर्स के लिए रिकमेंड होकर के आ जाए। आज हमारे साथ वही शख्सियत है जिनका वीडियो आप एक बार पहले भी देख चुके हैं। हमारे साथ है विशाल सिंह राजपूत, जिन्होंने मैथमेटिक्स पसंद ना होने के बावजूद दम लगाया, जोर लगाया, एनडीए क्लियर किया, और एनडीए क्लियर करने के बाद इनका ये फर्स्ट एसएसबी था। फर्स्ट एसएसबी में ही ये एयरफोर्स के लिए रिकमेंड होकर के आए हैं। विशाल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोर्स डिफेंस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इतने लंबे सफर में रहने के लिए। कह रहे फोर्स एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लंबे सफर में मेरे साथ रहने के लिए। ये फोर्स एकेडमी का क्रेडिट नहीं भाई, क्रेडिट इस बच्चे का, क्योंकि मेहनत इन्होंने किया। और फोर्स डिफेंस एकेडमी कभी भी क्रेडिट नहीं लेता है, ये क्रेडिट होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि सपना आपने देखा है और सपने को आपने जिया है, उस सपने के लिए आपने मेहनत की। विशाल, अभी कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, मतलब वर्ड्स नहीं निकल रहे मुंह से। हाँ सर। क्यों नहीं निकल रहे वर्ड्स में से? खुशी इतनी है सर, खुशी भी है, और फिर सर मतलब एक रहता है ना सर की मतलब अलग ही फीलिंग रहती है सर, उसको बता ही नहीं सकते सर। ये फीलिंग ही अलग है मेरे भाई। एसएसबी से जब आप रिकमेंड हो जाते हो, फीलिंग अलग ही होती है। यू कैन नॉट एक्सप्रेस दिस, आप इसको बयान नहीं कर सकते। विशाल से इसकी पूरी जर्नी के बारे में पूछते, क्या हुआ, कैसे हुआ? विशाल, तुझे मैथमेटिक्स से डर लगता था, फिर तूने एनडीए कर लिया, कैसे किया है? सर वही है सर, लगातार प्रैक्टिस करेंगे सर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वही है सर, एक ही मतलब हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहेंगे सर, हो जाएगा सर। विशाल, अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एनडीए के मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ते जा रहा है। हाँ सर, ये भी है सर, इसलिए कहते हैं कि मेंस के लिए अगर प्रिपेयर करेंगे सर, कोई भी चीज है उसके लेवल से अगर ऊंचा लेवल रखेंगे अपना, तो उसमें हेल्प होती है सर। तो छोटे लेवल के आसानी से निकल जाते हैं सर। यस, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ा दिया है। यस सर। अब एनडीए की बात पूरी विशाल से हम कर चुके हैं। विशाल का एनडीए इन्होंने कैसे क्लियर किया था, क्या स्ट्रेटेजी थी, पूरा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं। पर पूरा वीडियो आप देखिए एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड। विशाल, जब आप जा रहे थे, आपका रिपोर्टिंग डे था, कि मन में क्या चल रहा था? क्या करूंगा स्क्रीनिंग में, कैसे करूंगा, क्या मन में चल रहा था? सर यही था मन में कि कुछ भी हो जाए, करना तो है ही। तो OIR हुआ पहले तो नॉर्मली उसमें जो 2 टेस्ट हुए वो दे दिए थे। तो अब मतलब मैंने ये सोच रखा था कि जो हो गया उसके बारे में सोचना नहीं है, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है। तो अब इसके बाद PPT हुआ, उसमें नॉर्मली उन्होंने पिक्चर दिखा दी, तो मेरा पिक्चर थोड़ा डिफरेंट था, स्टोरी जो थी डिफरेंट थी। तो मैंने ग्रुप को है ना सपोर्ट कर दिया, क्योंकि ग्रुप की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट जा रही थी। तो मैंने अपनी स्टोरी का नरेशन अच्छा किया। मेरे को जो ऐसे सर थे उन्होंने टोका भी नहीं, तो मैंने बहुत बढ़िया नरेशन दे दिया और ग्रुप को सपोर्ट कर दिया। तो ओवरऑल बाद में ना ग्रुप डिस्कशन में हो गया, और बोला भी 2-3 बार, तो उनकी नजरों में भी आ गया, तो हो गया। बाद में स्क्रीनिंग तो हो गया था। स्क्रीनिंग इज नॉट ए वेरी टफ टास्क। बच्चे कहते हैं कि सर बड़ा मुश्किल होता है, फिश मार्केट हो जाता है, लोग बोलने नहीं देते हैं। तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ सर, बच्चे बोल रहे थे। आपके ग्रुप की तो स्टोरी लोगों की अलग जा रही थी, आपकी भी अलग जा रही थी। मेरी बिल्कुल यूनिक जा रही थी, ग्रुप की स्टोरीज बिल्कुल डिफरेंट जा रही थी, तो मैंने उनको सपोर्ट कर दिया। देखिए क्या होता है, एक ही पिक्चर जब 10 लोगों को दिखाई जाती है ना, सब लोगों का परसेप्शन अलग अलग होता है। तो ये कभी संभव ही नहीं है कि एक पिक्चर को देख करके 10 लोग एक जैसी स्टोरी बना दें। अगर वो 10 लोग एक जैसी स्टोरी बना रहे, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, प्री प्लान्ड है। जिसको जो दिखेगा वो लिखेगा, और जो आपको दिखा है, जो आपने परसीव किया उसको लिख दिया है, जो आपने लिखा है उसको सच मानिए और अच्छे से बिंदास उसको नरेट कीजिए। हाँ, आपने बिंदास तरीके से उसको नरेट कर दिया। हाँ सर, क्योंकि नरेशन से पहले जहाँ पे टेस्टिंग हॉल था, वहां से आने तक नरेशन में बहुत टाइम था, तो बीच में हमको टाइम मिल गया। तो मैंने ना स्टोरी को मन में रिवाइज करता रहा, कम से कम 10 से 15 बार उसको कंटिन्यू बोलता रहा, तो वो बिल्कुल माइंड में सेट हो गई थी। जैसे ही नरेशन का टाइम हुआ, तो आगे से तीसरा नंबर मेरा ही था, मैंने बिल्कुल परफेक्ट उसको नरेट कर दिया। और इसके बाद जो बच्चे बचे हुए थे, मैंने उनकी स्टोरी सुनी, तो उनकी चेस्ट नंबर भी याद कर लिए, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। तो इसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन का टाइम आया, तो मेरे को दिख रहा था कि मेरी बिल्कुल अलग ही डिफरेंट जा रही है, तो अपने ग्रुप को ही सपोर्ट करना है। बाद में कॉमन स्टोरी निकाल के एक बच्चे को नॉमिनेट कर दिया, उसने नरेट कर दी स्टोरी। सब कुछ वो सब कुछ किया जो अपने हाथ में था, और वो कुछ नहीं किया जो अपने हाथ में नहीं था। अपने हाथ में था कि कौन क्या बोल रहा है, चेस्ट नंबर वाइज अपन याद रख सकते हैं क्या। आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं, क्योंकि आपकी स्टोरी तो ऑलरेडी आपको पता ही होती है। टेस्टिंग हॉल से नरेशन तक का टाइम आपके पास था, आपने 5-6 बार अपनी स्टोरी को रिकॉल कर लिया था कि आप अपनी स्टोरी को भूले ना। जब अपनी स्टोरी ठीक से याद है, तो आपने दूसरे की स्टोरी भी ध्यान में रख ली, किसने क्या बोला है। तो यही मूल मंत्र था। OIR बहुत टफ हुआ था क्या? बड़ा टफ हो रहा है? नॉर्मल, बहुत बेसिक नॉर्मल था, ऐसा कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं OIR में। बच्चे कई बार हवा बना देते हैं, कि प्रैक्टिस करके अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो विशाल, फर्स्ट डे आप स्क्रीन इन हो गए। आपने ऐसा बताया था मुझे इंटरव्यू से पहले कि 182 बच्चे थे, 182, और उसमें से 80 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे। हाँ सर। मतलब बहुत बड़ा फिगर है जो स्क्रीन इन हुआ।
मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो सिलेक्शन सेंटर है वो आपके सिलेक्शन के लिए बैठा हुआ है, ना कि आपके रिजेक्शन के लिए। वो आप में से यंग और टैलेंटेड ऑफिसर्स तलाशने के लिए वहां पर है। तो डेफिनेटली आप जाएंगे तो आप ये सोच के ना जाए कि रिजेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सोच के जाइए कि वो लोग जिन्होंने हमें बुलाया है उन्होंने हमारे सिलेक्शन के लिए हमको बुलाया। विशाल, फिर आपका सेकंड डे स्टार्ट हुआ, तो सेकंड डे में क्या हुआ? सर जैसे ही स्क्रीनिंग हो गया था, इसके बाद हमको 3:30 बजे तक रिजल्ट सुना दिया था। तो एयरफोर्स बोर्ड था, तो वहाँ पे साइकोलॉजी शाम को ही होना था, तो हमको जस्ट आधा ही घंटा मिला था। इसके बाद हमको है ना वापस से टेस्टिंग हॉल में बुला लिया साइकोलॉजी के लिए। वहाँ पे पिक्चर्स दिखाई हमको कंटिन्यूअसली, और वही है साइकोलॉजी के लिए आपके PIQ से रिलेट करो स्टोरीज, जो जैसा कि पिछले वाले ND टॉपर हर्ष पांडे से भी मैंने देखा उनका इंटरव्यू, उनके इंटरव्यू में भी सेम बात थी, वो भी मेरे को याद थी, तो वही करता रहा मैं। और यहाँ पे सर ने भी बताया था स्टोरीज कैसे लिखना है, नॉर्मल पॉजिटिव स्टोरी रखना है, जितना पॉजिटिव रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और जो 12th पिक्चर रहती है जो ब्लैंक स्टोरी, वो आप घर से ही प्रिपेयर करके चले जाओ, और प्रिपेयर 2-3 करके जाओ, क्योंकि हो सकता है बीच में एक ऐसी पिक्चर आए जो अपनी प्रिपेयर्ड स्टोरी से रिलेट कर रही है, तो वहां पर आप चेंज कर सकते हो उसको। इसके बाद वेट हुआ, वेट में 60 वर्ड्स, अब प्रैक्टिस करें वेट्स की भी, क्योंकि अगर वेट में वर्ड दिखता है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो वेट भी बढ़िया रहा। SRT भी नॉर्मल मेरी 45 SRTs हो गई थी। SGT आप घर से ही प्रिपेयर करके जाते हैं, ओवरऑल हो गया था, वहां से 10 बजे तक फ्री हो गए थे। मतलब प्रिपेयर करके जाओ, डे 1 में सब कुछ हो गया था। डे 1 में स्क्रीनिंग भी हो गया, डे 1 में साइकोलॉजी भी हो गया। और बंदा जैसे कह रहा है कि आपको PIQ फॉर्म फिलअप कीजिए, PIQ फॉर्म को थोड़ा ठीक से देखिए, अपने साइकोलॉजी को PIQ फॉर्म से रिलेट कीजिए। PIQ फॉर्म से रिलेट मत कीजिए, खुद से रिलेट कीजिए, क्योंकि आपका PIQ फॉर्म क्या है, आप खुद ही तो हो। आपने चाइल्डहुड से लेकर के आज तक जो कुछ जिया है, जो कुछ किया है, वही सब आपका PIQ है। यानी कि आप ओरिजिनल पर्सनैलिटी आपकी जो रही है वही सब एक्सप्लेन कीजिए, वही सब रिप्रेजेंट कीजिए। रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन ए प्रेजेंटेबल मैनर, तो अच्छा हो जाएगा। वेट की प्रैक्टिस घर पे कीजिए, SDT की प्रैक्टिस घर पे कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको घर पे प्रैक्टिस नहीं हो पा रही तो फोर्ट डिफेंस एकेडमी आ जाइए, क्योंकि एकेडमी में रह करके माहौल अच्छा मिलता है। सर एकेडमी में मिलता ही है, लेकिन अब यही है ना, सब कुछ तो सर कर नहीं सकते, आपको भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो सर ऐसा नहीं है कि एकेडमी ज्वाइन करने के बाद सब कुछ सर ही करा देंगे। हाँ सर, आपको खुद तो करना पड़ेगा सर। इन्वायरमेंट मिल सकता है, माहौल मिल सकता है, हाँ, बाकी तैयारी खुद को करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगी, रगड़ा खुद खाना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल। उसके लिए कोई ऐसा बैठा नहीं रहेगा चाबू लेकर के कि आप करो, आपको बता दिया जाता है। कोई भी कहीं से गाइडेंस ले, देखिए जहां से जो कुछ सीखा जा सकता है वो सीखिए। विशाल ने अभी कहा, हर्ष पांडे का इंटरव्यू देखा, उसमें जो अच्छी बात थी वो ले ली। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है मल्टीपल चीजें आप देख रहे हो, देखते ही जा रहे हो, और उसके पहले क्या देखा आप बोलते जा रहे हो। तो एक एंटरटेनमेंट नहीं है, सीखना एक कला है। आपने जो सीखा है वो लंबे टाइम तक याद होना चाहिए। आपने जिस पर्पस से जो चीज सीखी है वो चीज तब तक याद होना चाहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। विशाल, जब पहले दिन आपका साइकोलॉजी भी हो गया तब तो आपके 2 ही चीजें बची थी, तो इंटरव्यू और GTO। हाँ सर। और GTO में कमांडर विकास यादव साहब आपके साथ थे। हाँ। तो क्या वो गांठ वांठ लगाना और फट्टा बल्ली क्या क्या था, कैसे था? नॉर्मल वहां पे सर क्या हुआ, ये गांठ वांठ तो ठीक है आती हैं, गांव से भी बिलोंग करती है, और सर ने बताया वो तो है। वहां पे वो आइडिया ले रहे थे, तो उन्होंने ज्यादा करके भी नहीं दिखाया हमको। और गांठ वगैरह वो रस्सी भी बहुत वैसी थी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सॉल्व भी नहीं हो रही थी, रस्सी उलझी हुई थी। बस वो है ना, उनको दिया था हमको ये करना है, आपको इसकी हेल्प करनी है। उन्होंने आइडिया लिया, बोला ये कैसे करोगे, कैसा स्ट्रक्चर है, तो उनको बताया प्लैंक यहाँ रहेगा और इससे है ना रोप से इसको फंसा देंगे तो हो जाएगा। तो नॉर्मल वो करने भी नहीं दिया उन्होंने हमको, बस आइडिया लिया। 4 बच्चे निकल गए, 5वां बच्चा बच रहा है, उसको कैसे निकालोगे, 4 बच्चे आप चले जाओ उधर, अब 5वें को निकालो। तो ऐसे कर करके उन्होंने हमारे पास आइडिया लिया, और ज्यादा हमको करने को नहीं बोला उन्होंने, करवाया नहीं, आइडिया लिया। और आइडिया ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप आइडिया दे पा रहे हो तो आप कर भी लोगे। हाँ आइडिया ही तो मेन, एग्जीक्यूशन तो फिर कोई भी कर लेगा। वो भी है सर। और ग्रुप में आप अगर अच्छे से करोगे तो ग्रुप वाले भी आपको सपोर्ट ही करते हैं, तो ग्रुप भी अच्छा मिलना बढ़िया बात है आपके लिए। और आप अगर अपनी तरफ करते हो ग्रुप बच्चों से बात कर करके, तो भी बहुत हेल्प करता है बाद में। तो PGT जो है, जैसे हम मान लो करके जा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ हेल्प मिल सकती है? मिलती है सर, क्यों नहीं मिलती सर, हर चीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर मिलती है सर। अब आपको यही नहीं पता, 2 स्ट्रक्चर दिए, उसके बीच में प्लैंक फंसाने से इस साइड उसमें होल्ड हो जाएगा, इस साइड नीचे नहीं गिरेगा। अब आपको ये आपने देखा नहीं तो आप कैसे करोगे, वो तो यहाँ देख के गए थे। तो किसने सिखा दिया? सर ने सिखाया ना, विकास सर ने सिखा। ग्रुप में भी दिखा देते थे, वीडियो भेज देते थे, तो उससे हो जाता था। और वहां पे भी गए थे ग्राउंड पे। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का जो बड़ा लोचा रहता है, कई बार ऐसा होता है बंदा हिल जाता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने। सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो कुछ भी नहीं है, आखिरी में होता है वो तो नॉर्मल बेसिक स्टेमिना और थोड़ा करेज चेक करने के लिए होता है। क्योंकि जो टाइगर लीप होती है ना, उसमें बच्चे बहुत आगे रहता है, रोप बहुत आगे रहती है, और आपको बहुत पीछे खड़ा रहना है, तो आपको जंप करके उस पर जाना रहता है। वो कमांडर जो वो रहते हैं ना, GTO बोलते हैं कि अगर आपको डर लगता है तो आप पीछे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आपको देखने के लिए ही करते हैं कि आप डर जाए तो वापस आ जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको जंप करके रोप पकड़ना ही और कूदना ही है, मतलब नीचे आके। तो यही देखिएगा ना, आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, आपको तो ये रोप का खेल खेलना ही है। आपको
तो ये सब इतना हिम्मत तो होना ही चाहिए। वो जीटीओ फौज में गए तो क्या यार, फिर तो अगर आपने टाइगर लीप नहीं किया तो क्या किया, फिर कुछ नहीं। जीटीओ बोलते हैं लेकिन आप पीछे मत हटना, आपको करना ही है वो तो। सर जीटीओ बड़ा अच्छा गया, कमांड टास्क तुम्हारा बहुत मुश्किल था ऐसा तुम कह रहे थे, क्या था उसके अंदर? सर वो मतलब उस साइड से मेरे को कुछ वो दे दिया था लोड, उसको लेके आना था, बीच में कुछ भी नहीं था, नॉर्मल जो वो था ना उससे रोप से बांध के उस साइड जाना था, ब्रिज बना के निकलना था। तो 2-3 मिनट तक मैं देखता रहा, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे वो भी देखते रहे, तो हम लोगों ने फिर फाइनली कर लिया, उसको आ गया था आइडिया। तो सर को मैंने बता दिया सर ऐसे ऐसे होगा, तो उन्होंने ना आइडिया ग्रांटेड कर दिया और बोल दिया ओके जेंटलमैन गो। विशाल तुमने अब ये जीटीओ तक बात होगी, अब बात आती है इंटरव्यू की। यस सर। तो इंटरव्यू कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा। अच्छा भी नहीं बोलूंगा, बुरा भी नहीं बोलूंगा, मीडियम ही था, क्योंकि वो इंटरव्यूअर थे ना, मतलब थोड़ा ग्रिल कर रहे थे, क्योंकि मतलब मैं शमशाबाद में पढ़ा, इसके बाद सिरोंज चला गया, तो उनका मतलब था कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है, थोड़ा मतलब घर वालों का समय बर्बाद कर रहा है, कहीं सिरोंज चला जाता है। अभी इंदौर आ गया, मैंने कहा सर इंदौर आया हूँ पढ़ने के लिए आया हूँ सर, ऐसे कुछ भी मतलब फालतू काम के लिए तो आया नहीं यहाँ पे। तो देखना चाह रहे थे बंदा अपने डिसीजन के साथ कितना खड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है आप डिसीजन ले लेते हो पर आप डिसीजन के साथ खड़े नहीं होते हो, और बहुत सारी चीजें होती है वो माहौल के अकॉर्डिंग होती है, अपने हाथ में सब कुछ होता नहीं है, तो चलती रहती चीजें और आप करते रहते हो। मतलब इंटरव्यू में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा था कि प्लस माइनस हो सकता है? हाँ सर लग रहा था प्लस माइनस, लेकिन वो ये सर वो देख रहे थे आप कितना शांति से बैठे हो, तो मैं तो नॉर्मल था सर, मैंने कोई फालतू का वो नहीं लिया, लोड हो गया सर। और अल्टीमेटली आपका जब कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस के पहले आपको 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ा। हाँ सर। और फिर कॉन्फ्रेंस जब गए तो सिर्फ एक सवाल पूछा गया। हाँ वो मेरे से प्लान बी पूछा था कि आपका प्लान बी क्या है, तो मैंने बता दिया मेरा एमसीए प्लान बी है, तो उसने मेरे से फिर स्टे वगैरह का पूछा और इसके बाद जाने को बोल दिया। मतलब बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, मामला सही था, तो बंदा रिकमेंड हो गया। जब आपका चेस नंबर बोला कि यार रिकमेंडेड, आपका चेस नंबर कहाँ, सबसे पहले, बीच में, सबसे लास्ट? सर मेरा 11वें मतलब लास्ट में था कुल मिला, मेरे बाद 10 बच्चे और बचे हुए थे, और एंड करके 70 बोला, तो इनका एक ही बचा हुआ है, तो मैं ही था वो आखिरी बच्चा। तो रिकमेंडेशन चेस नंबर बोला गया तो ये आखिरी बच्चा था, तो कितनी खुशी होती है। और मुझे पता है कि जिस खुशी को आप तलाश रहे हो, आप अपनी खुशी इनकी खुशी में तलाशिए। जो काम इन्होंने बहादुरी वाला किया है, डेफिनेटली ही विल सर्व द नेशन। आप भी अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो जहां बैठे हैं वहीं से पढ़िए, बस पढ़ते रहिए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। आप ही वो इंसान है जो जीवन पर्यंत आपकी खुद की मदद करते रहेंगे। आप सभी की ओर से विशाल को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल खूब तरक्की करे और स्टूडेंट्स को गाइड करते रहे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद।